इन 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद नाराजगी इतनी जाहिर हो चुकी है कि लोग अब सामने से आकर कांग्रेस को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। जो कांग्रेस हिमाचल और कर्नाटक को जीतने के बाद बड़े भाव की भूमिका में नजर आ रही थी, अब अन्य छोटे राजनीतिक दल कांग्रेस को यह एहसास दिलाते नजर आ रहे हैं कि आखिरकार बड़े भाई भरने से पहले आप थोड़ा जिम्मेदारी वाला जो रवैया है उसको साइडलाइन कीजिए, 1-to-1 संपर्क साधिए और समझिए कि आखिरकार आने वाले वक्त में जो वक्त का तकाजा है वो क्या कुछ कर रहा है। कुछ नेताओं के बयान हम आपको दिखा देते हैं कि आखिरकार एक एक करके जो तमाम इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं वो क्या कुछ कांग्रेस को नसीहत देते नजर आ रहे हैं या कांग्रेस पर किस तरह से नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। जरा एक एक करके उन तमाम लोगों के बयान दिखाए जाएं। दरअसल इंडिया से दूरी क्या है ये मजबूरी। सबसे पहले बात नीतीश कुमार की। दरअसल आज सबसे बड़ी बात 6 तारीख है, आज ही इस इंडिया गठबंधन की चौथी महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही थी, लेकिन मीटिंग टाल दी गई। यानी कि आज अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता, इस गठबंधन के सकारात्मक परिणाम निकलकर आए होते छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, तो इस बात के भी समीकरण बन रहे थे कि आज जो बैठक होने जा रही है वो बैठक टाली ना जाती और ये तमाम घटक दल जो अभी कांग्रेस को आंख दिखा रहे हैं, नाराजगी जाहिर करने, शायद आज इस मीटिंग में होते। नीतीश बाबू, उन्होंने कहा कि वो बीमार हैं, वो नहीं आएंगे। बात करें टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की, सहयोगियों के तालमेल की कमी नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि बैठक में पहुंचने की जिम्मेदारी ही नहीं मिली, मैं तो पहले से ही अपने आगे का प्लान बना चुकी थी। अगर आपको मीटिंग करनी थी तो पहले आप कोऑर्डिनेट करते, आप कुछ मैसेज फॉरवर्ड करते, कोई संदेशा भिजवाते, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। अगला नाम क्या निकलकर सामने आता है नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के बाद? समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का। अब बड़ी बात है कि वो एमपी चुनाव में 5 सीटें ना मिलने से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा 5 सीटें अगर दे देते तो शायद इतनी नाराजगी नहीं होती, लेकिन अब अखिलेश यादव ने दूरी बना ली है। और बड़ी बात, रामगोपाल यादव जो हैं उनको भेजने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि अखिलेश ने साफ कहा कि उनके पास समय नहीं है, वो यूपी पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अगला बड़ा नाम जो घमासान में निकलकर सामने आता है संजय राउत का। शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं का रवैया जो है वो जमींदार वाला है, उस रवैये को थोड़ा हटाना होगा। संजय राउत जो प्रवक्ता हैं उद्धव गुट के, वो स्पष्ट कहते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पर आरोप लग रहा है कि आप बड़े भाई की भूमिका में नजर तो आ रहे हो, लेकिन वैसा आप दिखाएं तो समर्पण छोटे लोगों के प्रति, मगर आप नहीं दिखा रहे हो, सिर्फ आप अपने ही चलाना चाह रहे हो। इसके अलावा जो इंडिया गठबंधन में बाकी नेता हैं उनका क्या कुछ बयान नजर आता है, देखिए आप। अभिषेक बनर्जी हैं, सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के, ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं। उनका स्पष्ट कह रहे हैं कि कांग्रेस के कई नेता अहंकार से ग्रसित हैं और यही कारण है कि वो अन्य राजनीतिक दलों को वो इंपॉर्टेंस, वो महत्व नहीं देना चाह रहे जिसके वो हकदार हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण यह था कि जब कमलनाथ जी से या कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से पूछा गया कि सपा को आप कितनी सीटें दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कौन अखिलेश व अखिलेश। जब आपने कहा कौन अखिलेश व अखिलेश, तो जब उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर लोकसभा का चुनाव होगा तो ये अखिलेश बाबू ही होंगे जो कहेंगे कि कौन कांग्रेस वांग्रेस। हो सकता है इस बात के भी संकेत बनकर निकल कर आ रहे हैं। अगला नाम लेकर आके देखिए, कुणाल घोष प्रवक्ता है टीएमसी। सबसे ज्यादा नाराजगी टीएमसी से सामने आ रही है और यही नहीं है कि एक नहीं 4-5 बड़े बड़े नेताओं ने किस तरह से कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपनी जमींदार वाली मानसिकता छोड़ देनी चाहिए, समझ जाना चाहिए कि कांग्रेस अपने अकेले बलबूते बड़े राज्यों में अच्छी तरह चुनाव नहीं जीत सकती। यह बात अलग है कि कर्नाटक और हिमाचल उनके पास चला गया है, लेकिन अगर आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर पकड़ बनानी थी तो आपको अन्य राजनीतिक दलों पर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सीटों की कृपा तो बरसानी थी। अगला नाम संदीप बंदोपाध्याय, सांसद टीएमसी के। उन्होंने कहा कि गठबंधन में कोऑर्डिनेशन की कमी है। कोऑर्डिनेशन की कमी तो आज भी नजर आ रही है ना। अखिलेश यादव हो, नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, ये सब कहते नजर आ रहे थे कि अगर आपको 6 तारीख को मीटिंग बुलानी थी, इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग जो दिल्ली में होनी थी, उसको लेकर आप समय से संदेश क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आप कब तक इंतजार करेंगे? कि क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आप एक दिन पहले मैसेज भेजेंगे और सामने वाला बंदा अपना स्टेट, अपना जिम्मेदारी, अपनी कुर्सी छोड़कर भागा भागा आपके पीछे चला आएगा? तो ऐसा तो नजर नहीं आता। इसके अलावा अब देखिए और किस क्या नेता का बयान निकलकर सामने आया। उमर अब्दुल्ला, उपाध्यक्ष है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन नाकाम नहीं हुआ, यह कांग्रेस फेल हुई है, क्योंकि कई राजनीतिक दल जो इंडिया अलायंस के मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे हिंदी बेल्ट राज्यों में जब कांग्रेस ने इंडिपेंडेंट पारी खेली तो यहां पर हम इंडिया गठबंधन को सवालों के घेरे में क्यों रखें?
अगर ये ज्वाइंटली एफर्ट डाल के चुनाव लड़ रहे होते और उसके बाद हारते तो समझ में आना था कि गठबंधन में कमियां हैं, गठबंधन परिपक्व नहीं हुआ, गठबंधन हार गया। यहां तो कांग्रेस इंडिपेंडेंट पारी खेलती नजर आई। कांग्रेस ने तो अपने सहयोगी दलों को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश नहीं की। लिहाजा इसके लिए आप गठबंधन इंडिया अलायंस को जिम्मेदार ना ठहराएं, इससे कुछ लेना देना नहीं है। कांग्रेस इंडिपेंडेंट पारी खेली है और कांग्रेस इंडिपेंडेंटली हारी है। तो उमर अब्दुल्ला का भी बयान आपने सुन लिया। इसके अलावा मनोज झा सांसद हैं आरजेडी के, वो साफ कह रहे कि कांग्रेस को दिल थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए। अब दिल बड़ा करेंगे तो तभी तो आपके दरवाजे खुलेंगे, और दरवाजे जब खुलेंगे तभी आप सहयोगी दलों को मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों में से आपको कुछ बसपा को, कुछ सपा को, कुछ अन्य को दे देनी चाहिए थी। आपको राजस्थान में भी जो 199 सीटों पर चुनाव हुआ वहां पर भी थोड़ा सा बड़ा दिल अपनाना चाहिए था। आपको 90 विधानसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ में भी, जहां पर आपकी करारी हार हुई, जहां पर सबसे कम एंटी इनकम्बेंसी देखी जा रही थी, लेकिन नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए, वहां पर भी आपको बड़ा दिल अपनाना चाहिए था, लेकिन बड़ा दिल अपनाया नहीं आपने। तो ये तमाम कारण हैं, तमाम वो बयान हैं जो कहीं ना कहीं ये बताते नजर आ रहे हैं कि जो सहयोगी दल हैं वो किस तरह से नाराज निकलकर सामने आ रहे हैं। सिलसिला नाराजगी का यही नहीं थमा। अगला नाम देखिए, शक्ति यादव, प्रवक्ता हैं आरजेडी के, कह रहे कि मिलकर चुनाव लड़ते तो तस्वीर कुछ और होती। अब यही बात टीएमसी, आरजेडी, सपा, बसपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी सभी इस वक्त एक ही बयान, एक ही सुर में देते नजर आ रहे हैं और कांग्रेस को नसीहत देते नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से आपने जो घोसी का उपचुनाव लड़ा था ना उत्तर प्रदेश में, आपने ज्वाइंट एफर्ट डालकर एक कैंडिडेट उतारा था, अगर वैसा चुनाव लड़ा होता तो शायद ये 3 राज्य आज एकदम से उस पर कांग्रेस इतनी बुरी तरह क्लीन बोल्ड नहीं होती और बीजेपी को भारी पड़ने का मौका नहीं मिलता। इसके अलावा अखिलेश यादव कहते नजर आ रहे हैं कि एमपी में कांग्रेस से गठबंधन नहीं होने से वो नाराज चल रही हैं। अब कौन कौन इंडिया गठबंधन में नाराज है? सबसे बड़ा नाम अखिलेश यादव का, क्योंकि कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है और लखनऊ वो जगह है जो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर कमांड करती है। समाजवादी पार्टी वो है जिसने ज्यादातर समय उत्तर प्रदेश में राज किया है। उसके बाद नंबर आता है बसपा का, और अब पिछले 2 टर्म से योगी सरकार पार्ट 1 पार्ट 2 चली आ रही है और उनका कहना है कि भैया सेंट्रल में तो हैट्रिक लगाएंगे, जब आने वाले वक्त में यूपी का विधानसभा चुनाव होगा तो भी हैट्रिक लगेगी। ममता बनर्जी नाराज चल रही हैं, बैठक की जानकारी ना मिलने से वो नाराज हैं। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते बैठक की जानकारी मिल गई होती तो शायद उनका टाइम टेबल कुछ बदला हुआ होता, लेकिन आपने समय से संपर्क नहीं साधा, कोऑर्डिनेट नहीं किया, ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, और अचानक से आपने बैठक बुला दी। जिस तरह से जो मिचोंग तूफान आया हुआ है, मेरी पहली प्राथमिकता है कि पश्चिम बंगाल के लोगों को सुरक्षित और महफूज किया जाए। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़े। अब देखिए अरविंद केजरीवाल, एक तरफ आप कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन आपका बेहतर है, इंडिया लाइन सब सही है, तो आखिरकार आप आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते क्यों नजर आ रही हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी ने ना राजस्थान छोड़ा, ना मध्य प्रदेश छोड़ा, ना छत्तीसगढ़ छोड़ा, सब जगह जाकर चुनाव लड़ा। यहां पर भी थोड़ा कोऑर्डिनेट कर लेते तो शायद ऐसी स्थिति ना होती। तो शायद क्योंकि कांग्रेस का स्पष्ट कहना है कि 0.04, 0.05 या 0.06 ऐसी वोटिंग परसेंटेज आई है इन पार्टियों की, और ऐसे में आप तमाम जगह जाकर आप रैलियां करेंगे तो क्या फायदा होगा? इसके अलावा नीतीश कुमार ये भी नाराज चल रहे हैं, गठबंधन का संयोजक ना बनाए जाने से वो नाराज चल रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जो मुखिया थे, सबसे बड़ा चेहरा जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी, एक एक करके जाकर उन तमाम नेताओं से संपर्क साधा और इंडिया अलायंस को एक आयाम दिया, वो नीतीश बाबू ही थे। लेकिन जैसे जैसे पटना के बाद बेंगलुरु के बाद मुंबई की बैठकों के बाद ये परवान चढ़ा पूरा कार्यक्रम, उसके बाद अब एक एक करके नीतीश कुमार की नाराजगी साफ नजर आ रही है। इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवा दें बिना किसी देरी के। चलिए एक एक करके तमाम मेहमानों को सामने लाया जाए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता जावेद अंसारी जी हैं, स्वागत सर आपका। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राघवेंद्र द्विवेदी जी हैं। राघवेंद्र, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया कीमती समय साझा करने के लिए। जावेद अंसारी जी, शुरुआत में आप ही से करूंगा। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है,
अब आपके जो इंडिया अलायंस के सहयोगी थे वो तो स्पष्ट कहते नजर आ रहे हैं कि ये जो 3 राज्यों में हार हुई है इसके लिए आप गठबंधन को जिम्मेदार मत ठहराइए। कांग्रेस ने इंडिविजुअल अकेले पूरा चुनाव लड़ा, यहां पर हमको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, ना सीट शेयरिंग की, और जो हार हुई है वो कांग्रेस की हार हुई है। यहां पर गठबंधन को ना टारगेट किया जाए, क्या कहेंगे सर? तो हमने कब टारगेट किया है गठबंधन को? हम तो अपनी हार को स्वीकार किया है, और हार जो है वो 3 राज्यों की जो भाजपा को बहुमत मिला है उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं 4 करोड़ 90 लाख से ज्यादा वोट हमें मिले, इनको तो 4 करोड़ 80 लाख वोट मिले हैं भाजपा को 4 राज्यों में। अगर मैं मिजोरम भी मिला लूंगा उससे ज्यादा वोट हमें मिले हैं भाजपा से। लेकिन हाँ, वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया, वो समीकरण अलग था, तो उसको हम हार स्वीकार करते हैं। हम कब कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की हार है? अरे, तो अपनी हार आप हार गए, आपकी पार्टी हार गई, तो कहीं ना कहीं एक रिप्रेजेंटेशन तो हुआ ना सर। बीजेपी को बैठे बैठाए मौका तो मिल गया ना आपको सवालों के घेरे में खड़ा करने का। अब चाहे वो आपके रूप में हो या फिर आपके कंधे पर रखकर इंडिया अलायंस पर निशाना साधना हो। नहीं, वो साधे हैं, उसको कौन रोक रहा है? भाजपा जो झूठ बोलती है तो वही तो प्रॉब्लम है देश की। भाजपा हर कदम पे झूठ बोलती है। जब केजरीवाल जी भी अलग लड़े और सपा भी अलग लड़ी, बीएसपी भी अलग, बीएसपी तो हमारे में नहीं है, सपा भी अलग लड़ी और पार्टी भी अलग अलग लड़े, तो हम कब कह रहे हैं कि हम इंडिया अलायंस के थ्रू 3 स्टेट में लड़े या 4 स्टेट में लड़े? हम तो इंडिविजुअली लड़े ना। तो हमारा जो गठबंधन हुआ था वो 2024 को लेके हुआ था, और 2024 को लेके हम मजबूत है। और जो हमारे विपक्षी साथी दल है वो अगर हमें कुछ सुझाव दे, अगर 2024 को लेकर इंडिया अलायंस बना है सर, ये बता दीजिए फिर घोसी जो उपचुनाव हुआ था उसी किस आधार पर इंडिया अलायंस की पहली जीत बताया गया? और अगर 2024 के लिए अलायंस हुआ है तो फिर जो आपके सहयोगी दल हैं, चाहे टीएमसी है, आरजेडी है, समाजवादी पार्टी है या जेडीयू है, ये फिर आपको नसीहतें क्यों दे रही हैं? क्या कांग्रेस पार्टी को दिल बड़ा करना चाहिए, जमींदारों वाला रवैया नहीं अपनाना चाहिए, बैट कोऑर्डिनेट करना चाहिए, समय से पहले संपर्क साधना चाहिए? तो फिर आपके जो सहयोगी हैं वो आप पर इतनी नाराजगी क्यों जाहिर कर रहे हैं? फिर उनको भी शांत रहना चाहिए था। नहीं, अगर कोई सुझाव दे रहा है, नसीहत दे रहा है, तभी तो देगा जब वो अपना मानता होगा। गैरों को थोड़ी नसीहत दी जाती है, गैरों को थोड़ी समझाया जाता, अपनों को ही तो समझाया जाता। बताइए, गैरों को हम तो मोदी जी को 9 साल से समझा रहे हैं, एक बार भी बात नहीं मानते हमारी। देश इसीलिए तो आज किस जगह पहुंच गया हमारा देश। हम तो मोदी जी को हर बार समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मानते ही नहीं हमारी बात। अगर हमारी पार्टियां, हमारे साथी पार्टियां, आपको नहीं लगता कि अगर कांग्रेस पार्टी की बात अगर मोदी जी मान लेते तो वो भी चुनाव आपकी तरह हार जाते? आप ही की रणनीतियों पर अगर चुनाव लड़ रहे होते या आपके कहे अनुसार चल रहे होते तो उनके हाथ से भी इस तमाम स्टेट्स निकल जाते। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वागत, शुक्रिया सर आपका। समाजवादी पार्टी किस तरह से देख रही इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को? शुरुआत में कहा जा रहा था कि भाई ये 2024 का सेमीफाइनल है, लिहाजा आप इसको हल्के में मत लीजिए। अखिलेश यादव जी ने तो बाकायदा बहुत विनम्र निवेदन करके मध्य प्रदेश में सीटों की मांग भी रखी थी, फॉर्मूला भी सुझाया था, लेकिन सीटें नहीं मिली, नाराजगी अब जग जाहिर है सर। देखिए, पहले तो सेमीफाइनल ये है ही नहीं। मैं अपने विपक्षी लोग, भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर और इनके हाईकमान तक सभी ने कहा कि ये सेमीफाइनल नहीं है। तो हम विपक्ष की बात को मान लेते हैं, अपने सम्मान विपक्ष की बात का भी करना चाहिए। ठीक है, जब उन्होंने कहा कि सेमीफाइनल नहीं है तो सेमीफाइनल नहीं है, भाजपा ने कहा। अब रही बात कि गठबंधन क्यों नहीं हो पाया, किस लिए नहीं हो पाया, अब ये विषय उससे आगे बढ़ चुका है और उसकी जो परिणति थी अहंकार की वो खत्म हो चुकी है। और अहंकार अब धरातल पे आ चुका है, पार्टी भी धरातल पे आ चुकी है। तो निश्चित तौर पे 2024 में उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि वहां पर जो फैसला करना है माननीय अखिलेश यादव जी को करना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम लोग बड़े भाई की भूमिका में, और जिस प्रकार मध्य प्रदेश में हम छोटे भाई थे, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में छोटे भाई की भूमिका में है। तो अब तय जो करना है वो समाजवादी पार्टी को करना है, माननीय अखिलेश यादव जी को करना है, लेकिन लगभग एक जैसी। प्रोफेसर साहब, क्या कांग्रेस ने अपना बड़े भाई वाला दिल दिखाया सपा को मध्य प्रदेश में? क्योंकि अगर दिखाया, अगर आपको वो अपनापन महसूस हुआ, तभी तो आप उसका बिल्कुल एज इट इज इक्वल जवाब देंगे ना उत्तर प्रदेश में। आपको लगा कि कांग्रेस पार्टी ने वो अपनापन, बड़ापन दिखायापन जिसकी आपको जरूरत थी मध्य प्रदेश में? देखिए, अब वो नहीं दिखाया तभी तो सरकार नहीं बना पाए। और माननीय कमलनाथ जी का जो व्यवहार था वो ऐसा नहीं था कि वो चुनाव में जा रहा है, ऐसा व्यवहार था उनका शुरू से कि वो क्या कहते हैं सीधा शपथ ग्रहण में जा रहे हैं।
तो जब वो शपथ ग्रहण में जा रहे हैं तो फिर जरूरत ही नहीं होती, शपथ ग्रहण में किसी की जरूरत होती है? आप बताइए, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं। नहीं, अब एक चीज बताइए सर, प्रोफेसर साहब, अगर आप जिस तरह से कमलनाथ जी ने साफ कहा कि इंडिया अलायंस की एक भी रैली नहीं होगी मध्य प्रदेश में, आपको लगता है कि सीट शेयरिंग होती, रैलियां होती, कोऑर्डिनेशन नजर आता है तो तस्वीर बदल जाती? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं भी 30 साल से सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हूँ। एक चुनाव जब होता है, एक माहौल खड़ा होता है, और उस माहौल के आधार पे हम कह सकते हैं, अगर एक माहौल जो हमारा जो लड़ाई थी लोकतंत्र बचाने की, देश को बचाने की, संविधान को बचाने की, और जिस प्रकार हम लोग उसको, आपको आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। लोकतंत्र को बचाने की, देश को बचाने की, संविधान को बचाने की लड़ाई थी, और जो हमारी लड़ाई थी सामाजिक न्याय की, जाति जनगणना की मांग को लेकर, पीडीए को लेकर, अगर इन बिंदुओं पे काम होता तो आज परिणाम कुछ और आता। उसमें लोगों में साफ संदेश गया कि अगर ये लोग अभी साथ नहीं है तो ये 2024 में भी तस्वीर कुछ बदल सकती है। ठीक है, लौटूंगा सर आपके पास। गौरव मिश्रा जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से। गौरव जी, 2023 को सेमीफाइनल के तौर पर ना सपा देख रही है, ना कांग्रेस पार्टी देख रही है, और प्रधानमंत्री मोदी जी तो कह रहे हैं कि भाई देखिए, मोदी जी की गारंटी पर ये 3 राज्य मिले हैं, और ये 3 राज्य गारंटी बन गए हैं कि 2024 भी हम ही जीतने वाले हैं। और अब तो बीजेपी ने एक नया नारा दे दिया ना कि अब की बार 400 पार। ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है, या जनता के बीच जो एक अंडर करंट था उससे आप महसूस करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अब की बार 400 पार? कुणाल जी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल के तौर पर नहीं लेती है। ये तो मीडिया है और विपक्षी दल है, जो एक उपचुनाव भी अगर कहीं होता है तो उसका परसेप्शन एक प्रकार से सेमीफाइनल का बनाया जाता है आने वाले चुनाव, बड़े चुनाव के लिए। तो हर चुनाव फाइनल की तरह ही लेती है, आने वाला 2024 का चुनाव भी उसी तरीके से लेगी, और हमेशा चुनावी मोड में रहती है, क्योंकि लोकतंत्र में अग्नि परीक्षा वही होती है। उसके सारे कसौटियों पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हमेशा 100% उतारने का प्रयास करती है अपने संगठन के द्वारा। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 2024 में मोदी जी की गारंटी, निश्चित रूप से जनता के अंदर मोदी जी का जो भरोसा है, विश्वास है, और जिस तरीके से पूरे देश में विकास की एक बदलाव, एक बयार देखी जा रही है, हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, आंखों से देखा जा सकता है, कानों से सुना जा सकता है, फिजिकली वेरिफिकेशन किया जा सकता है। कांग्रेस और बीजेपी नेताओं को स्क्रीन पर लाया जाए। सबसे गरीब व्यक्ति जो है वहां तक विकास की योजनाएं पहुंची हैं। तो ये भरोसा देश की जनता के जनमानस के अंदर में घर कर गया है कि यदि इस देश का विकास कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। वहीं आप तीनों राज्य को देख लीजिए, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो या एमपी हो। राजस्थान में हम क्यों हारे थे? वहां पे एक ही नारा था, बीजेपी से कोई बैर नहीं, मोदी से कोई बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। ये परसेप्शन बना जनता के अंदर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कोई रोष नहीं था। और अभी हमारे सपा के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कांग्रेस के कि वोटों की संख्या हमारी ज्यादा है। तो देखिए, नहीं, वो तो आपके 9 साल के कामकाज को भी डिनाई कर रहे हैं ना। जावेद अंसारी जी आपके बिल्कुल बगल में नजर आ रहे हैं आम जनता को, और वो सीधे बार बार हम उंगली भी उठा रहे हैं कि भाई उन्हें भी बहुत कुछ बोलना। उनका साफ कहना है कि 9 साल आपने सिर्फ बेवकूफ बनाया, और सिर्फ बेवकूफ बनाने के बाद आपने सत्ता हासिल किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतने काम आपने गिना दिए, उनको क्यों नहीं एक्नॉलेज हो पा रहे हैं, उनको नजर क्यों नहीं आ रहे, उनका दृष्टिकोण या नजरिया कुछ अलग ही है सर। नहीं, उनके आंखों पर कुणाल जी पट्टी पड़ी हुई है। वो तो सनातन का समूल नाश करने के चक्कर में पड़े हैं, तमिल बनाम हिंदी की लड़ाई लगाना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट से पूरी तरह से आउट हो गए। अभी मिजोरम की बात कर रहे थे, मिजोरम में केवल ईसाई समाज है जहां से इनकी मुखिया आती हैं, और वहां पर इनको हाशिए पर ला करके रख दिया वहां की जनता ने। मध्य भारत से सुपड़ा साफ हो गया, और आप देखिए जो बंटवारे की राजनीति करने वाले लोग हैं उनको जनता ने किस प्रकार से सबक सिखाया है। जावेद अंसारी जी, सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है सर, कैसे बचाएंगे सब कुछ? 2024 में मुश्किल हो जाएगा। चलाते हैं वो अब पकड़े जा चुके हैं। जवाब दे दूं ना मैं? जवाब दे दो। नहीं, और गौरव भाई ने बोला हमारी 10 सेकंड का समय दीजिए, 10 सेकंड का। अब जवाब दे वोटों की संख्या का जो एक भ्रमजाल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका भी मैं जवाब दे देता हूं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पिछले 2018 के चुनाव में इनसे ज्यादा वोट पाई थी, 1.5 लाख ज्यादा वोट पाई थी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंप देनी चाहिए थी कांग्रेस को? ये तो एक झूठा दिलासा देने की बात है।
अपने आप को मनाने की बात है और जनता के अंदर फिर एक झूठा नैरेटिव गढ़ने की बात है। ये अपने आप को दिलासा दे, इसका कोई औचित्य नहीं, कोई तारतम्य नहीं है। वहीं तेलंगाना जावेद जी, बीजेपी साफ कह रही है कि इन 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में जिस तरह कांग्रेस को जनता ने खारिज कर दिया, 2024 में भी खारिज कर दिया जाएगा। 5 राज्यों के चुनाव में कहां खारिज करा? तेलंगाना में हमारी सरकार बनी है। और दूसरा वोट, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप हमें सत्ता सौंप दो, आपको हम मुबारकबाद दे रहे हैं कि आपने 3 राज्यों में सरकार बनाई, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि वोटर किसके साथ है, फिर भी आपकी सरकार बनी। हम उसका सम्मान करते हैं, हमने उसको गलत नहीं बोला। लेकिन गौरव भाई ने एक बात बोली, सीमाएं सुरक्षित है। सीमाएं सुरक्षित है तो 20 राउंड की मिलिट्री वार्ता चाइना के साथ क्यों फेल हो गई? मणिपुर में कहां से लोग आ रहे हैं जिसको आप आतंकवादी बोलते हो? आपका मुख्यमंत्री बोलता है आतंकवादी आ रहे हैं बाहर मुल्कों से, तो गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? चूड़ी पहन के बैठे हमारे गृह मंत्री। 13 हत्याएं, पिछले परसों 13 हत्याएं हुई मणिपुर में, कौन जिम्मेदार है? 200 दिन से वहां इंटरनेट बंद है, 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं और 97,000 आदमी भारतीय, 97,000 भारतीय अमेरिका के बॉर्डर पे पकड़ जाते हैं 1 साल में, जो छोड़ के भाग रहे थे। क्यों घुस रहे अमेरिका में भारतीय? अगर इतना सब कुछ सही है तो कहां, क्यों ऐसा है? और आप 20 राउंड की वार्ता मिलिट्री से फेल हो जाती है तो फिर क्यों वार्ता कर रहे हो आप चाइना से? क्या खोया है हमने ऐसा जो चाइना से वार्ता कर रहे हो 20 राउंड की? तो सीमाएं सुरक्षित है ये कहना छोड़ दीजिए। और आप तो एनआरसी लेके आए थे, 18 लाख उसमें फंसा दिए थे, उनका क्या हुआ? कि आपने उन्हें बांग्लादेश भेजा? नहीं भेजा। और फिर आपके गृह मंत्री बंगाल में जाके कहते हैं फिर हम एनआरसी लेके आएंगे। पहले ये बताओ, 18 लाख लोगों का क्या किया आपने? आपके गृह मंत्री बोलते थे ये तो दीमक है, तो दीमक को देश में क्यों रख रखा है आपने? भेजिए वापस। ठीक है गौरव जी, सीधा छोटा स्पष्ट उसके बाद मैं राघवेंद्र जी के पास जाऊंगा। ठीक है सर। देखिए, इनको मणिपुर में ये नहीं दिखाई देता कि मणिपुर में लगाई हुई आग इन्हीं लोगों की लगाई हुई आग थी। और यूएनएलएफ ने जिस तरीके से आत्मसमर्पण किया है, आपका बेशरम मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा है, ये आग आपकी लगाई हुई है। मोदी जी एक बार भी वहां पे नहीं गए, चुनाव में 5-5 बार मोदी जी जाते थे, ये आग आप लोगों ने लगाई। 2 भाइयों को लड़ाया, शांति स्थापित हो गई, आपने विकास के मार्ग पर 2 मणिपुर बना है, वो इन्हें नहीं दिखाई देता। ये तो अभी आप कास्टिंग में दिखाई रहे थे कि चिकन नेक को तोड़ने की बात कांग्रेस पार्टी करती है, इनके लोग करते हैं और उन्हीं के साथ ये गठबंधन करते हैं जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में तो पीडीपी के साथ गठबंधन करते हो जिसको आप आतंकवादी पार्टी बताते थे, आप एनसीपी के साथ गठबंधन करते हो जिसको आप भ्रष्टाचार का जनक बताते थे। प्रधानमंत्री की जवाब की वैल्यू होनी चाहिए ना, उसको कह रहे थे 70,000 करोड़ का घोटाला कर लिया, अगले दिन उसको मुख्यमंत्री बना देते हो करने वाले आतंकियों को छोड़ने का काम किया, आतंकियों को आप पीडीपी के साथ सरकार बनाते हो। एक ऐसी सरकार है, तो मुस्लिम लीग की सरकार साथ सरकार बनाई थी आपने कलकत्ता में, चिक्कारे लगा रही है, उनकी जद में रख रही है, आपको परेशानी हो रही है। सरकार बनाई है, दुनिया जानता है। ठीक है ठीक है ठीक है नहीं ठीक है, जो पहले हुआ उसके लिए आज को कोसकर हम भविष्य को नहीं दूषित कर सकते ना। राघवेंद्र जी यहाँ पर जावेद अंसार, एक सेकंड सर, एक सेकंड बता रहा हूँ मणिपुर में क्या हो रहा है। ठीक है सर, 200 दिन से वहां ठीक है, इंटरनेट बंद है, वो जवाब दे रहे हैं ना, वो ये भी तो कह रहे हैं कि आप ही की आग लगाई हुई है। नहीं देता ठीक है, अब उसका भी जवाब दे दीजिए फिर। ठीक है राघवेंद्र जी, स्पष्ट यहाँ पर जावेद जी कहते नजर आ रहे हैं कि अगर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है और बीजेपी को सब कुछ इतना पसंद किया जा रहा है आम जनता के द्वारा, तो सीमा से लेकर मणिपुर और मणिपुर से लेकर एनआरसी तक की तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो अनसुलझे नजर क्यों आ रहे हैं? और अगर ये मुद्दे इतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं या इतने ही ज्यादा ज्वलंत हैं, तो आम जनता आखिरकार स्पष्ट रूप से हिंदी भाषी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को ना सिर्फ बहुमत बल्कि प्रचंड जीत के साथ सत्ता पर क्यों बैठा रही है? कांग्रेस को जब चुनाव हार जाती है तब भी जनता के बीच रहना चाहिए, हिंदुत्व की बात करना चाहिए, जनता के दुख दर्द में शामिल होना चाहिए। अगर जनता ये जानती है कि हिंदुत्व को और एक किनारे पहुंचाने वाले पार्टी कांग्रेस को विपक्ष में बैठा दिया जाए तो हमारे लिए अच्छा काम करेगी, तो शायद विपक्ष में बैठना ठीक है कांग्रेस के लिए। और जो 2024 की तैयारी है, देखिए कुणाल जी, 5 मुद्दों पर चुनाव होगा 2024 की। नीति, नियत, नेता, कार्यकर्ता और प्रत्याशी। मुझे लगता है कि ये 5 जो शब्द हैं, ये 5 शब्द कभी एक नहीं हो सकेंगे, क्योंकि अभी कोई नीति नहीं है। नेता आप देख रहे हैं, किसी का सपना है संयोजक बनने का, किसी को विधानसभा में पूछा नहीं गया, किसी को संदेश नहीं दिया गया, तो इस प्रकार कहीं ना कहीं मनमुटाव है। अच्छा, कार्यकर्ता की स्थिति यह है कि हर पार्टी के द्वारा कह दिया गया कि आप जाओ चुनाव की तैयारी करो जी, हम आपके साथ हैं। तो ऐसे में जो व्यक्ति होर्डिंग पोस्टर लगा दिया है पिछले 6 महीने से, और अभी 2-3 महीने चुनाव है, अगर वो चुनाव मैदान में जाएगा तो उसके पार्टी के लोग
उसको कैसे संतुष्ट करेंगे। उसके बाद जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो होगा कि कैसे टिकट बंटवारा किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष की जो होगी वो समाजवादी पार्टी होगी, जो इंडिया दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अभी आप देखिए जदयू और आरजेडी का आपने बयान सुना, बिहार में उनकी सरकार है, ममता बनर्जी की बंगाल में सरकार है। तो अगर आप एमपी में पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा लग रहा था कि आप शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, एमपी में आपको इतना घमंड था, तो जो रीजनल पार्टियां जिस राज्य में उनको भी घमंड होगा। तो अगर आप एमपी में सीट शेयरिंग नहीं किए तो ये अपने अपने राज्य में सीट शेयरिंग कैसे करेंगे। स्थिति यहाँ खराब हो जाएगी, और स्थिति जब यहाँ खराब होगी तो मुझे लगता है कि कुछ लोग अभी एनडीए गठबंधन में जाएंगे और कुछ लोग अकेले चुनाव लड़ने को मजबूर होंगे। ऐसे स्थिति में कांग्रेस का जो सपना था बड़ा भाई बनने का, संयोजक बनने का, या कांग्रेस की तरफ से कोई प्रधानमंत्री का दावेदार होने का, तो मुझे लगता है ये चूर चूर हो गया। क्योंकि 3 राज्यों में अगर एक राज्य में भी सरकार वापसी हो गई रहती तो शायद ये संभव कुछ हद तक था। लेकिन जो 3 बड़े राज्य हैं, उन 3 बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ में 11 सीट, मध्य प्रदेश में 25 सीट और राजस्थान में 26 सीट आते हैं। बीजेपी का जो मुख्य फोकस है वो हिंदुत्व को लेके है। अभी आप देखिए, मुझे लगता है कि इसी महीने प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम लग सकता है अयोध्या में। जो जनवरी का पूरा माहौल रहेगा वो राममय रहेगा, और आगामी जो चुनाव होगा वो पूरा राममय होगा। तो कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व जो एजेंडा है, नीति है, नियत है, नेता है, कार्यकर्ता है, और सबसे बड़ा जो जावेद जी, भगवान का स्वरूप होता है। राघवेंद्र जी कहते नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास नीति है, नेतृत्व है, नेता है, नियत है, ये तमाम चीजें हैं। कांग्रेस पार्टी के पास क्या है? ये तो बिल्कुल वही दीवार वाला डायलॉग आ गया कि मेरे पास घर है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? तो क्या है कांग्रेस पार्टी के पास? कैसे आप 2024 को फतेह करेंगे? कोऑर्डिनेशन की तो कमी नजर आ ही रही है ना, क्योंकि दृष्टिकोण पर भी जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही थी बीजेपी को कि मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक तमाम नेताओं की फौज उतारती भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और इसलिए एक एक करके केंद्र से लेकर ग्राउंड जीरो पर नेताओं को उतार दिया, ये चुनाव हारने वाले हैं। लेकिन देखिए उनका जो फॉर्मूला था वो एकदम सही साबित हुआ, और उल्टा आपके दिग्गज नेता चुनाव हारते नजर आए। सर आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है हमारे पास। जी आप आवाज मिल रही मेरी? जी सर बिल्कुल, प्लीज बोलिए। हेलो, हाँ कुणाल भाई, आपने सवाल पूछा कि आपके पास क्या है। भाजपा के पास नियत है, नीति है, लीडर है। नहीं, मेरा नहीं, ये राघवेंद्र जी का सवाल था सीधे। संविधान है, उन्होंने तो वो दीवार वाला डायलॉग रख दिया। ठीक है, ठीक है, सवाल पैनल का ही है। तो आपने सवाल पूछा कि आपके पास क्या है। भाजपा के पास नियत है, नीति है, लीडर है। हमारे पास संविधान है, हमारे पास गांधी की विचारधारा है, और हमारे पास मुद्दे हैं। मुद्दे हैं देश को गुलाम बनाने का। आर्थिक गुलाम इन्होंने बनाया, 100 लाख करोड़ का खर्च किया है। यहाँ पे पैनल में 5 लोग बैठे हैं, हर आदमी पे 1,20,000 का कर्ज मोदी जी ने लिया है। हमारे पास महंगाई है, इतनी महंगाई बढ़ाई इन्होंने कि सिलेंडर अब 450 का वादा किया इन्होंने राजस्थान में, और खुद 1200 का बेच रहे हैं पूरे देश में। हमारे पास 45 साल का बेरोजगारी का डाटा है। हमारे पास बेरोजगारियों, हमारे पास मुद्दे हैं आदिवासियों के साथ। कल ही एनआरसीबी की रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है 13% दलितों के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, 14% एसटी के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। ये ऐसी पार्टी है, ऐसे लोग हैं जो आदिवासियों के चेहरे पे पेशाब करते हैं। हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास नेता है, नियत है, नहीं सब कुछ है। तो फिर पार्टी कैसे हार गई सर? हम तो ग्राउंड रियलिटी पर बात करेंगे ना, कैलकुलेशन पर बात करेंगे। अगर सब कुछ है तो फिर क्यों पार्टी चुनाव हार गई? 18 साल के एंटी इनकम्बेंसी को कांग्रेस अगर 2023 में भी एनकैश नहीं कर पा रही है तो ये तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया ना सर। कमलनाथ जी जैसा नेतृत्व अगर मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को और सब कुछ ठीक बताया जा रहा है, उसके बाद ही कई नेता कैसे नजर आ रहे हैं कि भाई वो तो ऐसे चुनाव लड़ रहे थे जैसे शपथ ग्रहण होने जा रहा है। तो सर ये कैसे काम चल पाएगा फिर? देखिए कौन क्या कह रहा था मैं उसमें नहीं जाऊंगा। आपने कहा हम क्यों हार गए। जीता तो हिटलर भी था, 2 हाथ खड़े कर करके वो हर बार जीत जाता था, लेकिन आज उसके जो आने वाली नस्लें वो माफी मांगती फिर पूरी दुनिया में। तो जीत को आप आकलन मत कीजिए, हम मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास विजन है, देश को हमने बनाया है, और भाजपा ने जो हमने बनाया था वो बेच के खाया। एक छोटा सा सवाल सर, एक छोटा सा सवाल दे दीजिए, फिर मैं उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास जाऊंगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये भी बार बार एलिगेशंस लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस पार्टी आज भी 70, 80, 90 या 2000 के दशक में जी रही है, बड़ी एलीट क्लास की पार्टी। जब चुनाव का ऐलान हो जाएगा तब जाकर आप ग्राउंड जीरो पर चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं, जबकि बीजेपी हर डे ऑल टाइम 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है।
ये जो चीजें हैं सर, इस पर कम काम किया जाएगा सर? बिल्कुल, हमारा संगठन सारा काम कर रहा है। वो बात अलग है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में मोदी जी को दिखाया जाता, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे प्रोग्राम को नहीं दिखाया जाता। इस चीज को हम लेके बहुत चिंतित है। दूसरा, मोदी जी ने पिछले 9 सालों में किया क्या है? प्रचारी तो क्या है, वो प्रधानमंत्री तो कभी हुए ही नहीं है। भाजपा के प्रचार मंत्री है। जब देश संकट में होता है प्रधानमंत्री जी घूमने निकल जाते हैं। एक बार भी बताइए, प्रधानमंत्री को क्या मणिपुर जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था? क्या मणिपुर देश का हिस्सा है या नहीं है? एक बार भी नहीं गए। चुनाव था तो 5 बार गए थे मणिपुर, 5 बार, और एक बार भी नहीं गए। तो देश तो संकट में है, वो बात अलग है। कुछ लोग जो है अभी चश्मा लगा के बैठे हैं। गौरव मिश्रा जी, जावेद अंसारी जी कह रहे हैं कि देश संकट में है। राघवेंद्र त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि देश से ज्यादा कांग्रेस संकट में है। गौरव मिश्रा जी, हाँ, ये उनकी गलत फहमी है। देश पूरी, ये उनकी गलत फहमी है। सुरक्षित है, संकट में है, सुरक्षित हाथों में है, सुरक्षित हाथों में है। ये बात सही है कि कांग्रेस के लिए सर्वाधिक संकट का काल है। इनके अस्तित्व की लड़ाई है। इनका अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर है, क्योंकि जनता ने इनके छलावे को समझ लिया है। जब देश आजाद हुआ था, कांग्रेस के हाथ में बागडोर दी गई थी। उस समय देश की जो गरीबी थी वो 65% थी, और जब 2023 में ये सरकार को छोड़े हैं, देश में सीधी बनती थी जब आजाद हुआ था। आज तेजस बन रहे हैं, ये हमने शांत रहिए। आप बोल रहे थे, मैं बीच में, आज देश में सुई नहीं बनती थी जब देश आजाद हुआ था। भुखमरी में था हमारा देश। 30 लाख तो बंगाल। सुनिए, मैं नहीं बोलूंगा बीच, सूखे में मर गए। कुणाल जी, इस तरीके से डिबेट में नहीं करूंगा। ठीक है, बोलिए प्लीज। ये जब बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो इनको सुनने का भी मादा रखना चाहिए। बोलिए। एक तो हारे हुए बोलिए, ऊपर से जबरदस्ती कर रहे हैं। इसी को कहते हैं चरित्र, इसी को चाल, इसी को संस्कार। इसीलिए जनता ने थप्पड़ लगाया है, उसके बाद भी इनको होश नहीं आ रहा है। सुनने का मादा ही नहीं है इनको। बीच में टोकना, रोकना। अरे सर, बात कंप्लीट कीजिए ना। ठीक है, ये ठीक है, बहुत हो गई सर, समय का अभाव है। फिर मुझे समाजवादी पार्टी के नेता भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, प्लीज। देखिए, गरीबी हटाओ के नाम पर आज भी महंगाई का ये गाना गा रहे हैं। देश में 13 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी हटाई या नहीं हटाई? प्रधानमंत्री जी 10 लाख का सूट पहन रहे, चाय बेचने वाला 10 लाख का सूट पहन रहा है और 12 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है, 8000 करोड़ की हवाई जहाज में घूम रहा है। तो कितनी गरीबी हो गई है? हटाई या नहीं हटाई? प्रधानमंत्री कहते हैं मैं चाय वाला हूँ, और 2013 में छोड़े पहन रहा है, चश्मा 1.5 लाख का लगा रहा है प्रधानमंत्री, और घड़ी 1.5 लाख की पहन रहा है, 12 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है। कंगाल रखना चाहते थे, देश को आप तोड़ना चाहते थे, देश को बंटवारे की कगार पर रख दिए थे। बैंकों से खुली लूट करवाया था आप लोगों ने, देश को बैंक करप्ट करना चाहते थे। इसलिए आज देश आगे बढ़ रहा है। बैंक हो चुका है, आप सब ठीक है, प्रोफेसर भुवन भास्कर जी हमारे साथ जुड़े हुए। 1 सेकंड गौरव जी, 1 सेकंड जावेद जी, 1 सेकंड। खजाने को कंगाल कर दिया था। 7 दिन का केवल फॉरेन रिजर्व बचा था। अरे आपने लोन लिया है, आपने चोरी करी है, आपको रिजर्व बैंक का भी खा रहे हो 9 लाख करोड़। दुनिया में जो 70 साल में रिजर्व बैंक में इकट्ठा किया था 9 लाख करोड़, वो भी खा रहे हो। दिखाई नहीं देता क्या? आप इसी तरह से आंख पे पट्टी बांधे रहिए और देश आगे बढ़ता रहेगा। बहुत अच्छा ठीक है प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, अब जब चुनाव सर पर है, समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है, क्या अंदरूनी रणनीतियां हैं जिस पर समाजवादी पार्टी काम कर रही है? दिल्ली की सत्ता का रास्ता तो उत्तर प्रदेश की लखनऊ से होकर जाता है ना सर। वहां पर अखिलेश बाबू जी तो 5 साल मुख्यमंत्री के तौर पर राज कर चुके हैं। क्या कुछ तैयारी, कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे? क्या वेट करेंगे कांग्रेस पार्टी का कि वो आपसे संपर्क साधे, या फिर आप उत्तर प्रदेश में जब बड़े भाई की भूमिका में हैं तो आप उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाएंगे और फिर रणनीति बनाएंगे? समाजवादी पार्टी की 80 की 80 सीटों में तैयारी है, लेकिन गठबंधन अगर हमारा सफल रहा तो हम 65 सीटों पर कम से कम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और आज देश में मोदी जी की गारंटी की बात हो रही है, और देश को याद है कि 2014-2019 में आदरणीय मोदी जी की गारंटी पे लोगों ने उनको वोट देने का काम करा। उन गारंटियों का क्या हुआ? जो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी आएगी, उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, उन्होंने कहा था किसान की आय दुगनी होगी, काला धन आएगा। 2014 का राग 2024 में अलापेंगे तो जनता आउटडेटेड नहीं कहेगी क्या? कैसी बात कर रहे हैं सर? 2014 में जो बयान दिए गए 2024 में भी एनकैश करने की कोशिश करेंगे तो जनता भी कहेगी कि भाई इन बयानों ने तो एक्सपायरी डेट हासिल कर ली। ठीक है, बहरहाल समय इतनी ही इजाजत दे रहा था चर्चा को आगे बढ़ाने का, अन्यथा
और चर्चा को अगर आगे बढ़ाते, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों ही खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। 2024 का चुनाव अब बिल्कुल मुआयने पर है। मुआयने से पहले इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बहुत हद तक तस्वीर स्पष्ट कर दी है। कांग्रेस पार्टी अगर तमाम राजनीतिक घटक दलों के साथ इंडिया गठबंधन को एक अस्तित्व देना चाहती है तो बहुत बड़ी दरियादिली का रास्ता भी अपनाना पड़ेगा, और अगर नहीं